स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी पर्यावरण अध्ययन की और उसके शिक्षा शास्त्र की, तो ये हमारी जो 32वीं क्लास थी इसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे पेडागोजी की, जो कि हमारा पहला चैप्टर था। तो पहले चैप्टर की पेडागोजी की जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छी तरीके से हो गया था। शेष हमारा जो प्रैक्टिस बचा था, लगभग जैसे 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हम आपको बेहतर तरीके से बता पाएँ। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। पिछली क्लास में हमने पर्यावरण की परिभाषा पढ़ी थी, उसके बारे में जाना था हमने। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली हुई हैं तो ज़रूर लीजिएगा। जो भी लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हमने बात की थी पर्यावरण के घटक की और हमने बात की थी, साथ में हम बात की थी हमने पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र की। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये कंप्लीट हो गया था। हमें अब प्रैक्टिस के बारे में बात करनी थी, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस से। पहला प्रश्न हमारा ये है कि पर्यावरण विज्ञान, यहाँ विज्ञान लिखा हुआ है, वैसे पर्यावरण अध्ययन होता है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को समझने का आधारभूत तरीका क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है गहराई से अवलोकन करना और अनुभव करना, दूसरा है अमूर्त सूचना को समझना, तीसरा है तथ्यों और नियमों को याद करना और चौथा है अभ्यास को दोहराना। तो ध्यान दीजिएगा, हमें अमूर्त सूचनाओं को समझाना नहीं है, पहले प्रयास करना है। जो भी बच्चा वस्तुओं को समझ रहा है, जो भी सिद्धांतों को या फिर जो भी सूचनाओं को समझ रहा है, वो पहले वो मूर्त होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर पर है, अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तो पहले हम कोशिश करेंगे जो चीज़ें मूर्त हैं उनके बारे में बताएं, फिर उसके माध्यम से उनको हम अमूर्त की ओर ले जाएं। दूसरा क्या है, हमें तथ्यों पे और नियमों पे हमें फोकस नहीं करना है और याद तो बिल्कुल नहीं कराना है। तो यहाँ पर तीनों जो वर्ड है निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड ये आते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या होता है? गलत होता है। आगे दिया गया है अभ्यास कराना और दोहराना। तो हमें बच्चों को अभ्यास भी नहीं कराना होता है, दोहराना भी नहीं होता है, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से, बार बार दोहराने से बच्चा क्या होता है? ऊब जाता है, परेशान हो जाता है। तो तथ्य हो गए, नियम हो गए, याद करना हुआ, अभ्यास हुआ और दोहराना हुआ। ये जो 5 वर्ड है आप नोट कर लीजिएगा, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। अगर किसी भी ऑप्शन में या किसी भी विकल्प में आपको मिलते हैं तो संभवतः विकल्प क्या होता है? गलत होता है। लेकिन बात करते हैं हम ऑप्शन 1 की, जहाँ पर बात हो रही है अवलोकन करने की और अनुभव करने की। बच्चा क्या होता है? अवलोकन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से काफ़ी बेहतर तरीके से सीखता है और जितना वो अनुभव करेगा उतनी अच्छी तरीके से वो सीख सकेगा। तो यहाँ पर पहले का पहला विकल्प क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है वो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण विज्ञान नहीं होगा, पर्यावरण अध्ययन होगा, पर्यावरण अध्ययन के एक अच्छे पाठ्यक्रम के रूप में मेल खाता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला है यह सभी आधारभूत अवधारणाओं को सीखने पर बल देता है। तो भाई ये ध्यान दीजिएगा, हमें बच्चों को अवधारणाओं के बारे में नहीं सिखाना है, ठीक है? पर्टिकुलर अवधारणाओं को सिखा के हम इसके बारे में नहीं सिखा सकते। तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें पाठ के दौरान दिए जाने वाले प्रश्नों की अपेक्षा पाठ के अंत में अधिक प्रश्न शामिल किए जाते हैं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, हम पाठ के अंत में अभ्यास नहीं शामिल करते हैं। अगर हम बच्चों को पाठ के अंत में बहुत सारे अभ्यास दे देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? चैप्टर पढ़ने के बाद वो बोर हो जाएगा, थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो भी हम सिखाएंगे, जो भी चैप्टर सिखाएंगे, वो सारे क्या होंगे? अंतः प्रकरणीय होंगे। अंतर पकड़ने का तात्पर्य क्या है? जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक के अंदर ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? जितना अगर टॉपिक के अंदर से सीखेगा उतना बेहतर सीख सकेगा। तो क्या होगा, मान लीजिए एक चैप्टर है, तो चैप्टर में एक टॉपिक दिया गया, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेगा, फिर अभ्यास करेगा, फिर क्रियाविधि करेगा, फिर टॉपिक पढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा तो अच्छी तरीके से सीख सकेगा, है ना? अब हम क्या करेंगे, पूरा एक चैप्टर पढ़ा दिया फिर प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें बीच बीच में प्रैक्टिस कराती रहनी है। तो जो भी प्रैक्टिस करानी है, अभ्यास करानी है, हमें अंतर पकड़िए करानी है, पाठ के अंत में नहीं करानी है। और तीसरा क्या है, यह छात्रों के उनके प्राकृतिक वातावरण से जुड़ने में सहायता करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हम पर्यावरण को बच्चों को सिखा रहे हैं तो हमारा प्रयास होगा कि बच्चों के हम वातावरण को या बच्चों के ज्ञान को वाह्य वातावरण से हम जोड़ सकें। ये बात होती है, ये विकल्प सही होगा हमारा। चौथा क्यों गलत है? ध्यान दीजिएगा, यह प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए संसार में प्रयोग किए जाने वाले अधिक से अधिक शब्दों को शामिल करता है। तो भाई बच्चों को हमें अधिक से अधिक शब्द नहीं याद कराने हैं, तो यहाँ पर ये विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरा वाला विकल्प क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं आगे हम प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणाओं के साथ
जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला गया है बच्चे के पूर्व ज्ञान को हमें उसकी नई अवधारणाओं के साथ जोड़ना है। तो क्या उचित होगा देखते हैं हम। पहला क्या है? और अधिक ज्ञान की चर्चा करना। भाई हमें और अधिक ज्ञान की चर्चा नहीं करना है क्योंकि हम पूर्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा क्या है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना। तो यहाँ पर व्यक्ति भिन्नताओं की बात नहीं हो रही है, बच्चों के पूर्व ज्ञान की बात हो रही है, इस पर भी हम ध्यान नहीं देंगे हम। तीसरा क्या है? अधिगम के स्थानांतरण की ओर अधिक आसान बनाना। देखिए अधिगम को स्थानांतरण को हमें अधिक आसान नहीं बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को हमें क्या करना है? पूर्व ज्ञान के साथ साथ नए ज्ञान को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? बच्चों को हम स्वतंत्र करेंगे कि वो खुद से खुद के अनुभव से खुद क्रियाशील होकर चीज़ों को सीखे, है ना जी। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा कि अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। बच्चे को जितना हम स्वतंत्र करेंगे उतना वो अधिक सीख सकेगा, है ना जी। तो यहाँ पर चौथा विकल्प क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पहाड़ पर अन्य गैसों का प्रतिशत बढ़ जाता है लेकिन ऑक्सीजन का कम हो जाता है। अगला है, कम वायुमंडलीय दबाव की वजह से नाक से होने वाले रक्तस्राव बंद हो जाता है। और तीसरा है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है। और चौथा है, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही कहा गया है अंतिम विकल्प कि अधिक ऊंचाई पर जो होता है उसका वायुमंडलीय दाब जो होता है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा भाई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा को प्रारंभ कुछ प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण क्या होगा? भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया है जो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण होगा उसके बारे में बताना है। बाकी 3 बेस्ट होंगे, एक थोड़ा सा बढ़िया नहीं होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या है? प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। भाई बढ़िया बात है, बात तो सही है, सही है। दूसरा है, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। ये भी सही है। तीसरा क्या है? शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो ये गलत है भाई। हमें बच्चों का जो चिंतन है सीमित नहीं करना है। अगर बच्चों का चिंतन सीमित हो जाएगा तो कैसे सीख पाएंगे वो? तो यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये कम प्राथमिक होगा। और अगला क्या है? चौथा, शिक्षार्थियों को चिंतन क्या करना है? हमें उद्दीपित करना है। ये भी सही है यहाँ पर। तो देखा जाता है यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कम प्राथमिकता वाला क्या होगा? तो कम प्राथमिकता वाला क्या होगा? तीसरा होगा। तो 5वें का यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत एक बालक में कौन से गुण विकसित होते हैं? तो भाई देखिएगा, पहला क्या है? जिज्ञासा और सृजनात्मकता। दूसरा है चाहना और इच्छा करना। तीसरा है विभेदन करना। चौथा स्मरण करना। तो आपको याद होगा, हमें बच्चों को स्मरण कराना नहीं है, मेमोराइज़ नहीं कराना है, याद नहीं कराना है, कंठस्थ नहीं कराना है। और विभेदन तो हमें करना ही नहीं है कि भाई आप बढ़िया हो, बेकार है ना, ऐसे भी नहीं करना है हमें। और बच्चों से हमें आशाएं और ना आशाएं लगानी है ना उनकी उपेक्षा करनी है, ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा? पहला विकल्प सही होगा कि जिज्ञासा और सृजनात्मकता। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा हो, सृजनात्मकता का विकास हो, ये हमारा ईवीएस का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर छठे का हमारा पहला विकल्प क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाई यहाँ पर बात कर रहे हैं एनसीएफ 2005 की, कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो हमारा ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, पहला है अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना। तो भाई यहाँ पर देखिए अवलोकन की बात हो रही है, तो यहाँ पर विकल्प क्या है? सही हो सकता है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं हम। दूसरा क्या है? अवधारणाओं के अर्थ को गहराई से समझना और सीखना। तो हमने बताया था आपको कि अवधारणाओं पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प गलत हो जाता है। अगला है आधारभूत सिद्धांतों को सही शब्दों को सही परिभाषाओं को याद करना। देखिए यहाँ पर बात हो रही है परिभाषाओं की और याद करने की और सिद्धांतों की। तो बच्चों को हमें सिद्धांतों के बारे में नहीं बताना है, परिभाषाओं के बारे में नहीं बताना है, याद करने के बारे में नहीं बताना है, याद नहीं कराना है, उनको उनके अनुभव से जोड़ना है हमें। ठीक है, जितना वो खुद से करेगा, खुद से सीखेगा, तभी सीख सकेगा। याद करने से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, कि हमें समझाना है, याद नहीं कराना है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन देखिएगा अंतिम विकल्प क्या है? शिक्षार्थियों को अगले स्तर पर अध्ययन के लिए तैयार करें। ये बिल्कुल गलत है भाई।
हम बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आप कक्षा 2 में हैं तो अच्छे से बढ़िया कक्षा 3 में आपको जाना है, प्रमोट करना है आपको, है ना। तो इसके लिए नहीं पढ़ा रहे बच्चों को। पहला विकल्प सही होगा कि जहाँ पर बात हो रही है अवलोकन की, मापन की और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना, तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये भी प्रश्न एनसीएफ का ही है। तो एनसीएफ के अनुसार ईवीएस को एक संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाने का अर्थ क्या है। यहाँ पर बात होती है संयुक्त विषय की। तो संयुक्त विषय क्या होता है, जैसे हम जानते हैं जो हमारा ईवीएस है वो एकीकृत ईवीएस है ना जी। यहाँ पर कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है, चाहे विज्ञान हो चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो। विज्ञान को सामाजिक विज्ञान को जोड़कर एक संयुक्त विषय बनाया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, एकीकृत ईवीएस कहते हैं, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। बात करते हैं कि पढ़ाने का अर्थ क्या होता है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है ये बोल रहा है कि शिक्षार्थियों के समूह में ईवीएस के सभी अवधारणाओं को शिक्षा देना। तो हमने बताया था भाई कि अवधारणाओं पे हमें ध्यान नहीं देना है, तो इसीलिए हमारा पहला विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है ईवीएस का शिक्षण गणित की अवधारणाओं के साथ जोड़ कर देना। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चों को हम अगर ईवीएस सिखा रहे तो साथ में गणित की अवधारणाओं को सिखाएं, यहाँ पर भी अवधारणा की बात हुई तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, विज्ञान की अवधारणाओं के शिक्षण में भाषा पर बल देना। भाई देखिए हमने बताया था पर्टिकुलर एक चीज़ पर हम बल नहीं देंगे, हम भाषा पर बल देकर बच्चों को हम विज्ञान नहीं सिखा सकते, है ना। हमें कई चीज़ों पर बल देना होता है यहाँ पर। ठीक है, कि क्या शिक्षण तकनीकी हैं, कैसी हमारी टीएलएम है, कैसा हमारा कौशल है, क्या हमारे लेसन प्लान है, सभी चीज़ों का हमें ध्यान देना हो। पर्टिकुलर भाषा पर ध्यान देकर हम नहीं सिखा सकते यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा क्या है, चौथा हमारा कह रहा है कि विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के विषयों को पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के रूप में पढ़ाना। हमने बताया था आपको कि जो संयुक्त हमारा विषय है एकीकृत पर्यावरण अध्ययन है, इसके अंतर्गत हमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वह ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ के अनुसार विद्यार्थियों को जागरूक करने तथा सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए एक ईवीएस के शिक्षक को कौन सा उपागम अपनाना चाहिए। तो देखिएगा भाई, अगर हम एक अध्यापक हैं ईवीएस के तो हमें बच्चों को कैसे समझाना है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय से राष्ट्रीय की ओर। तो ये तो उल्टा हो गया ना जी, पहले हम बच्चों को राष्ट्र के बारे में बताएंगे फिर अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय। ये हो सकता है कि बच्चों को पहले हम उसके क्षेत्र के बारे में बताएं, उसके राज्य के बारे में बताएं, देश के बारे में बताएं, फिर जाकर उसको अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। और घरेलू से स्कूली नहीं बताना है, स्कूली से घरेलू नहीं बताना है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा कि बच्चों को पहले हम राष्ट्रीय मुद्दे से जोड़ें फिर उसके बाद उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में हम बताएं। तो यहाँ पर 9वीं का दूसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयीय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। किसके द्वारा संबोधित करते हैं पर ध्यान देते हैं। पहला है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। दूसरा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा व विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तीसरा है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। चौथा है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ विज्ञान की बात हो रही है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये विकल्प सही होता है, लेकिन तीसरे विकल्प में क्या है, विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, पर्यावरण है, सभी चीज़ों को देखा गया है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरे में सिर्फ सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है, तीसरे में सिर्फ विज्ञान की बात हो रही है, लेकिन चौथे विकल्प में विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की बात हो रही है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा। बच्चों को हमें जो भी कुछ सिखाना है उसमें विज्ञान के बारे में सिखाना है, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा के बारे में भी हमें बताना है। तो यहाँ पर 10वें का चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य को अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पर एक गलत ऑप्शन है, उसके बारे में बताना है। तो पहला क्या है, प्राकृतिक भिन्नता एवं उनके कारणों को बताना। दूसरा है आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कराना। तो हमने बताया था भाई कि हमें बच्चों को आधारभूत प्रत्ययों को सिद्धांतों को रटकर नहीं बताना है, तो यही विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। तो 11वें का दूसरा विकल्प क्या होगा, गलत होगा। बाकी ऑप्शन क्या है हमारे सही हैं। तो 11वें का क्या होगा यहाँ पर,
दूसरा विकल्प गलत होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था अनुसरण नहीं करता है, तो कौन सा अनुसरण नहीं करता है? दूसरा वाला। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 क्या कह रहा है? पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिक चेतना को बढ़ाती है। दूसरा है पर्यावरण एवं मानव क्रियाओं के अंतः संबंध को दर्शाती है। और तीसरा है बच्चों में उनके परिवेश के विषय में समझ विकसित करती है उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखा जाता है पर्यावरण के माध्यम से बच्चे के अंदर नागरिक चेतना का भी विकास होता है, पर्यावरण के साथ मानव क्रियाओं के अंतर संबंध को भी सीखता है और साथ में परिवेश के विषय के बारे में भी समझ को स्थापित करता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। तो 12वें का चौथा ऑप्शन सही होगा। पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 13 की ओर। तो 13 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 हमारा, कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछने से उनमें क्या होता है? अवलोकन कौशल का विकास होता है। तो भाई देखिए बात हो रही है यहाँ पर प्रश्न पूछने की, तो प्रश्न पूछने में अवलोकन तो होगा नहीं भाई, है ना जी। तो यहाँ पर भाई अवलोकन तो नहीं होगा यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? चिंतन कौशल का विकास करना, ये सही होगा भाई, क्योंकि बच्चा क्या है अगर आपसे प्रश्न करेंगे तो वो चिंतन करेगा, सोचेगा, तो यहाँ पर चिंतन की बात होती है। दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। वर्गीकरण नहीं होगा, संवेदनशील नहीं होगा, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो बात हो रही है हमें संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना है। तो पहला क्या है? उन्हें शब्दावलियों एवं परिभाषा रटवानी चाहिए। तो भाई हमें रटवाना नहीं है, यहाँ पर पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा है उनमें वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न करना। बच्चे सोचेंगे यहाँ की वास्तविक जीवन है, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लेकिन हमें चिंताओं के बारे में नहीं बताना है कि क्या परेशानी है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग है, अम्ल वर्षा हो रही है, ओजोन क्षरण हो रहा है, तो इसके बारे में उनको नहीं बताना है कि डीजल कम हो गया, पानी कम हो गया, तो उन्हें हमें चिंताओं के बारे में नहीं बताना है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। और तीसरा विकल्प क्या है? उन्हें प्राकृतिक भिन्नताओं के विषय में बताना ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? उनसे व्यवहारिक क्रियाएं करवानी चाहिए। अगर बच्चा जितना व्यवहारिक क्रियाएं करेगा, जितना वो एक्टिविटी करेगा, उतना वो बेहतर तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पर देखा जाए चारों ऑप्शन में हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो सबसे बढ़िया है, वो सबसे बेस्ट होगा। तो बढ़ते हैं हम अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण शिक्षण में शिक्षार्थियों के अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई बात हो रही है अब बच्चे के बारे में, देखते हैं। पहला है इससे बच्चे रूठ जाते हैं। दूसरा है इससे बच्चे में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। और तीसरा है इससे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे ये सही होगा। अगर हम क्या करेंगे कि शिक्षार्थियों के अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, है ना जी, बच्चा जो भी कर रहा है बढ़िया सीख रहा है, हम उसको ध्यान देंगे, तो वहाँ पर बच्चा क्या है सीखेगा, उसको अवसर मिलेंगे और अधिक से अधिक सीखेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर 15वें का तीसरा विकल्प सही होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जहाँ पर हमने पूरी क्लास को कवर किया। ये 32वीं क्लास थी हमारी, जहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट का बारे में पिछली क्लास में बात की थी, ये हमने बात की आज प्रैक्टिस के बारे में। तो ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास की, जब भी लाइव आएंगे, जब भी क्लासेस होंगी, तो अगली क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे। एक बार आप जो नए बच्चे हैं तो ध्यान दीजिएगा, 72 क्लास का हमारा टारगेट है, जिसमें से 32 क्लासेस हो गई हैं। अब शेष हमारी 40 क्लासेस बची हुई हैं। अगर आपने नहीं ली हुई हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। पर डे 8 बजे हम लाइव आते हैं, जहाँ पर क्लासेस होती हैं। और जो आज की क्लास हुई है या कोई भी क्लास है, उनका अगर आपको PDF लेना है तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।